बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो कल इद्दत के केस का फैसला जो है वो सुनाया जाना है, जिसमें इंटरिम रिलीफ के लिए इमरान खान और बुशरा बीबी ने दरखास्तें दायर कर रखी हैं। 3 बजे कल फैसला सुनाया जाना है। अगर इमरान खान की ज़मानत हो जाती है तो क्या वो जेल से बाहर आ सकेंगे और क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और कौन कौन से मुतवक्को तौर पर केसेस हो सकते हैं। एक तो तफसील के साथ हम इस पे बात करेंगे और दूसरा हमारा मौजू होगा मखसूस नशिस्तों का केस, जिस केस की जो है वो बहुत गहरे असरात होंगे मुस्तकबिल पर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर, मुल्क पर, हर लिहाज से बड़े गहरे असरात होने हैं इस केस के फैसले की। और कल इस केस की समाअत दिन 11:30 बजे होने जा रही है और जो गुज़श्ता 2 दिनों में समाअत हुई उसका एक क्रक्स और जो आइंदा क्या हो सकता है उस पर हम जब तफसील से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको फौरन उसका लिंक मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम इमरान खान से। उनके इद्दत केस में कल 27 जून को 3 बजे एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर फैसला सुनाएंगे। दरखास्तें ये हैं कि उनकी सज़ा मुअत्तल करके उनको ज़मानत पर रिहाई दी जाए। ये इंटरिम रिलीफ होता है। मरकज़ी अपील जो है वो 10 जुलाई से पहले उसका फैसला आना है। कल की जो सिचुएशन क्या बन सकती है वो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन कल अगर इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो जाती है और ज़मानत पर रिहाई हो जाती है और अदालत कर देती है तो फिर क्या इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं। इस पे जब वो बात करते हैं कि सिनेरियो क्या बन सकता है। नंबर 1 तो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इमरान खान एक ही केस में जेल में कैद हैं और वो सजा काट रहे हैं और वो है इद्दत का केस। 4 ट्रायल इस वक्त तक इमरान खान के जो है वो हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं। एक तोशा खाना का वो फौजदारी केस था, इलेक्शन कमीशन का जो एक क्रिमिनल का केस सेशन इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने 5 अगस्त को फैसला दिया था, जिसमें पहली दफा इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी। दूसरा जो साइफर का केस था 30 जनवरी को उसका फैसला आया था जिसमें सजा हुई थी। फिर 31 जनवरी को तोशा खाना जो नैब का केस था उसमें फैसला आया था, सजा हुई थी। और चौथा और आखिरी केस था वो है 3 फरवरी इद्दत का केस, जो तो इलेक्शन कमीशन का तोशा खाना फौजदारी केस था। 5 अगस्त को सजा हुई थी 2023 में, उसकी सजा मुअत्तल हो गई थी 28 अगस्त 2023, उसमें जमानत हो गई। फिर 30 जो जनवरी 2024 को साइफर केस में जो सजा हुई इमरान खान को, वो आज से तकरीबन 8-10 दिन पहले ईद से पहले उसका फैसला आ चुका है। वो पूरा केस ही कलअदम हो चुका है, इमरान खान उसमें बरी हो चुके हैं। तीसरा केस तोशा खाना नैब केस था, इमरान खान को उसमें सजा हुई थी, तो उसमें नैब ने कहा था कि हमें कोई इतराज नहीं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को जमानत दे दी थी। मतलब वो तीनों केसेस जिनमें उनको उनके कन्विक्शन हुई और उनके खिलाफ ये केस जो थे वो कैद काट रहे थे, उन तीनों में क्लियर हो चुके हैं। मतलब 2 में इंटरिम रिलीफ मिला है और 1 में जो है वो मुकम्मल रिलीफ उनको मिल चुका है। तीसरा और चौथा और आखिरी केस ये इद्दत का केस है, जिस पर कल इंटरिम रिलीफ के लिए 27 जून कल 3 बजे फैसला आना है। तो उसमें अगर इमरान खान की जमानत हो गई तो अब और कौन कौन से केसेस हैं। पहली बात तो यह है कि एक तोशा खाना का तीसरा केस नैब का केस, नैब उसमें तहकीकात कर रहा है और तकरीबन पिछले 2-3 माह में इमरान खान और बुशरा बीबी को उसमें नोटिस आ रहे हैं। 2-3 जब वो कॉल ऑफ नोटिस आ चुके हैं जहाँ तक मेरी इतला है, और उस केस में तहकीकात नैब आगे बढ़ा रहा है। और नैब ने हुआ इस तरह है कि उनके कॉल अप नोटिस को पीटीआई की लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। तो क्योंकि नैब के केसेस में 2 जजेस केस सुनते हैं, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में ये केसेस थे और अभी भी हैं। लेकिन शुरू में उन पर क्योंकि ऑब्जेक्शंस थे, वो अदालत ने कुछ जो है वो ऑब्जेक्शन ख़त्म किए और कुछ इनको कहा कि आप ख़त्म कर दें। लेकिन उसके बाद हुआ ये है कि 2-3 दफ़ा ये केस एक या 2 दफ़ा की केस लगा, कभी बेंच नहीं है, कभी मतलब समाअत नहीं हो सकी किसी वजह से। तो ये सिनेरियो है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोशा खाना का जो तीसरा केस है, तोशा खाना नैब केस, जिसमें नैब तहकीकात कर रहा है अभी, उस केस में
अभी तक कॉल अप नोटिस मुअत्तल हो भी सकते थे, लेकिन कॉल अप नोटिस के हवाले से समाअत ही नहीं हो सकी। और इसमें मैं ये समझता हूं कि पीटीआई की लीगल टीम ने भी एक्टिवली जो है वो इसमें नहीं गए कि उनकी समाअत हो सके, क्योंकि ये वो केस है कि जिसमें वैसे तो नैब जो है वो नैब ने प्रोसेस पूरा करना होता है, उसके बाद गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन कुछ हालात का पता नहीं होता, किसी वक्त भी जो है वो कुछ ऐसी सिचुएशन जो है वो डेवलप हो जाए, और ये वो केस है, इसमें भी नैब गिरफ्तारी डाल सकता है। और अगर नैब ने इस केस में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल ली तो फिर उसमें तो फिर 40 दिन का रिमांड कर चुकी है वफाकी हुकूमत, जो ऑर्डिनेंस लाई थी जिसमें 14 से 40 दिन किया था। उसका मतलब फिर ये होगा कि अगर नैब के केस में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो उनका रिमांड फिर जो है वो मैक्सिमम तो 40 दिन है, तो मिनिमम 30 दिन, तो मतलब 30 दिन का मतलब ये होगा कि इमरान खान 30 दिन अपनी जमानत दायरी के हवाले से एलिजिबल नहीं हो सकेंगे। एक केस तो ये हो गया, इसमें थोड़ी सी कोताही मेरा ख्याल है पीटीआई की लीगल टीम की भी है। उनको चाहिए था कि ये दरखास्त अर्ली हियरिंग की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करते, केस लगवाते, और इस केस में जो उनके कॉल अप नोटिस हैं उनको मुअत्तल करवाते या उस पर इंटरिम कोई रिलीफ लेने की कोशिश करते। अगर उनको रिलीफ मिल चुका होता तो अब नैब की तहकीकात उस तरह, या नैब जो है वो इस एक्ट ना कर सकता। अभी तक भी कुछ आइडिया नहीं है कि नैब गिरफ्तार कर लेगा। मैं आपको अजम्पशंस बता रहा हूं कि ये सिचुएशन जो है वो बन सकती है। एक नैब का केस है, दूसरा केस है एफआईए का, जिसमें वो एफआईए 1971 की जो वीडियो थी इमरान खान साहब की ट्विटर हैंडल पे आई थी मई के आखिरी हफ्ते में, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान और दीगर जो लोग थे उसके हवाले से वो वीडियो थी। तो नैब उसमें तहकीकात कर रहा है। अब उसमें जो बैरिस्टर गोहर हैं, उमर अयूब हैं, रऊफ हसन है, उसके हवाले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें तो स्टे इस हद तक दे रखा है कि ये सारे जो है वो ये तीनों जाएंगे एफआईए को अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे, लेकिन एफआईए ह्यूमिलेट नहीं करेगी, हरासा नहीं करेगी, और जो है वो हतमी जो फाइंडिंग्स है वो नहीं देगी जब तक कि ये केस पेंडिंग है। तो इनको इनकी हद तक तो रिलीफ मिल चुका है, लेकिन क्या इमरान खान साहब की हद तक रिलीफ, क्योंकि इमरान खान साहब की तो कोई पिटीशन नहीं है, तो क्या उनकी हद तक भी एफआईए आगे तहकीकात बढ़ा सकती है, और क्या जो है वो एफआईए उस केस में गिरफ्तारी डाल सकती है? तो ये दूसरा केस है जिसमें अज्यूम कर रहे हैं हम कि कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है। अब तीसरा केस जो है वो अभी तक जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने गुज़श्ता दिनों जो है वो ये कहा था कि वो भी कोई केस करने जा रहे हैं, और इस तरह की सिचुएशन जो है वो आई थी। तो अब उसका लाहौर हाई कोर्ट में मामला तो पेंडिंग है, लाहौर हाई कोर्ट में अभी क्लियर जो है वो जवाब नहीं आया इस तरह का, लेकिन वो एक तीसरा केस है कि जिस केस में मतलब बाज केसेस में, इसलिए सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूं, बाज औकात होता ये है कि आपको जो मल्टीपल चीजें होती हैं और उसमें किसी एक केस में कर लिया जाता है। जिस तरह ये जो जब इमरान खान की तोशाखाना फौजदारी केस में अगस्त 2023 में 28 या 29 अगस्त को जब जमानत हुई थी, तो उस वक्त सब ये समझ रहे थे कि इमरान खान तो जेल से बाहर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बल्कि उस वक्त ये पता चला, 28 या 29 अगस्त की तारीख थी, उस वक्त पता चला कि आज से 14 रोज पहले उनकी जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है, और वो तो जो जिस्मानी रिमांड जो है वो मुस्तरद हो गया, वो जुडिशियल रिमांड पे जेल में है। तो ये एक एस्पेक्ट था कि क्योंकि उस वक्त पता ही नहीं चला, और जैसे जमानत हुई उसके बाद ये खबर आई कि इमरान खान तो इस केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये एक चीज है। तोशाखाना नैब केस, एफआईए का केस, और पंजाब हुकूमत का जो केस है, इसमें 3 ये केसेस हो गए। अब इसके अलावा कुछ केसेस इमरान खान के इस्लामाबाद में पेंडिंग थे, उसमें जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तें हैं, लेकिन उसमें ये खबर आई है कि वो 16 जुलाई तक वो मुलतवी हो गए हैं। अब मतलब ये है कि उन इस्लामाबाद में जो पेंडिंग केसेस हैं, उन केसेस में तो अब उनकी कोई ऐसी सिचुएशन जो है डेवलप नहीं हो सकती। लाहौर के जो केसेस हैं वहां पे अब वो भी जमानत कबल अज गिरफ्तारी के हैं, उसमें भी जब तक कि इमरान खान की हाजिरी नहीं होनी, जब तक कि इमरान खान के हवाले से उसमें आर्गूमेंट्स नहीं होने, उनके वकला ने आर्गूमेंट्स नहीं करने, तब तक वो केस आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए लाहौर के केसेस में भी ऐसा कोई जब वो खदशा नहीं है। अब आते हैं कि किसी नामालूम केस में भी गिरफ्तारी हो सकती है, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल हो सकती है। उसकी वजह यह है कि ये जो शाह महमूद कुरैशी हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी हुआ कुछ यूं था कि जब ये सिचुएशन बन रही थी कि शायद साइफर में जो शाह महमूद कुरैशी है उनको रिलीफ मिल जाएगा,
और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर आखिरी मुकदमा था कि जिनमें उनकी गिरफ्तारी थी। लेकिन जब साइफर का मामला करीब आया तो कुछ दिन कबल 9 मई के कुछ मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी जो है वो पता चला कि लाहौर की पुलिस ने या मुख्तलिफ पंजाब की मुख्तलिफ जगहों की पुलिस ने ढाल दी है। और फिर जब साइफर का फैसला आ गया और शाह महमूद बरी हो गए, इमरान खान बरी हो गए, लेकिन क्योंकि शाह महमूद कुरैशी तो 9 मई के उन मुकदमात में जो है वो उनको गिरफ्तार किया जा चुका था, तो इसलिए वो फिर जेल से बाहर नहीं आ सके। अब उनका फिजिकल रिमांड खत्म हो चुका है, अब उनकी जमानत दायर हो चुकी है। वो जमानत अब होगी या नहीं होगी ये अब कबल अज वक्त है, लेकिन ये एक जो है वो प्रेसिडेंट है कि उन किसी भी जो है वो नामालूम, क्योंकि मेरी जो शहरबानो है जो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि कुछ ऐसे मुकदमे भी हैं जिनमें उनकी गिरफ्तारी डाली गई, जिनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पहले अदालत के सामने ये कह चुके थे कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, और शाह महमूद कुरैशी ने फिर इस बुनियाद पर जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त वापस ले ली थी। ये पहले की बात है। तो ये एक सिनेरियो उन्होंने रखा था कि वही उसी मुकदमे में उनकी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये एक सिनेरियो बन सकता है कि इमरान खान साहब को किसी ऐसे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए जिस तरह शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी हुई है। तो ये एक सारा सिनेरियो है जो एक चार्ट पे आप जो देख सकते हैं कि जिस तरह राना सनाउल्लाह जो है वो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी है और हुकूमत में भी जो है वो मेन जगहों पे हैं और उनके स्टेटमेंट्स बड़े आम होते हैं, तो उन्होंने भी ये बात की है कि हम जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो देखेंगे। वो बाहर जो है वो आने के हवाले से उन्होंने बज़ाहिर उसके तासुर ये आ रहा है कि इमरान खान को हुकूमत बाहर नहीं अभी निकलने देना चाह रही, और उसके लिए कोई ना कोई वो हरबा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस सारे सिनेरियो में मेरा जो राय और ओपिनियन है बतौर कोर्ट रिपोर्टर कि अब इमरान खान साहब को तवील अरसा तक जेल में नहीं रखा जा सकता। अब ये मामला जो है वो, क्योंकि जिस केस में भी अब गिरफ्तार करेंगे कुछ दिनों के बाद उनकी जमानत हो जाएगी। ये तो एक तयशुदा मामला है, क्योंकि जितने बड़े केसेस थे वो आपने साइफर का केस था, सबसे बड़ा साइफर का केस था। इस सारे सिनेरियो में सबसे बड़ा साइफर का केस था। अगर उस केस में इमरान खान बरी हो गए हैं तो बाकी केसेस मेरा नहीं ख्याल कि उनमें आसान है कि चीजें जो है वो साबित करना। तो ये एक पूरा एक सिनेरियो आपके सामने रखा कि इमरान खान साहब की कल अगर जमानत हो जाती है तो फिर क्या होगा और जेल से बाहर आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। मखसूस नशिस्तों का केस है, इसमें फुल कोर्ट समाअत हो रही है। कल दिन 11:30 बजे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 जजेस समाअत करेंगे। दो किस्म की ऑब्जर्वेशंस पिछले दिनों समातों में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनकी जानिब से आई हैं। एक ऑब्जर्वेशन उनकी जानिब से ये थी कि जो पीटीआई के जो आज़ाद डिक्लेयर किए गए थे लोग, आज़ाद इस लिहाज से कि जब उनका बल्ले का निशान जो है वो नहीं मिला, मतलब पीटीआई के वाबस्ता जो उम्मीदवार थे जब उनको बल्ले का निशान नहीं मिला, तो चीफ साहब जो है उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी पिछले दिनों कि उन्होंने जो आज़ाद उम्मीदवार थे, आज़ाद डिक्लेयर हो गए क्योंकि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिला, तो उन्होंने आज़ाद हैसियत में बल्ले का निशान क्यों नहीं मांगा इलेक्शन कमीशन से। एक बात। दूसरी बात ऑब्जर्वेशन जो चीफ जस्टिस साहब ने दी मुख्तलिफ मौके पे, वो ये थी कि जो पीटीआई के लोग थे, मतलब पीटीआई से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने की बजाय पीटीआई में क्यों नहीं गए। पीटीआई में जाते तो आज जो है ये मामला ही ना खड़ा होता। तो ये दो किस्म की ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस जो है उनकी जानिब से मुख्तलिफ औकात में पिछले दिनों दी गई। अब मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो गलत तशरीह की, ये सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जो बेंच अक्सर जजेस कहते हैं। अब दो बातें जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, इन दोनों बातों को इलेक्शन कमीशन के एक्ट के तनाजुर में देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी 2024 को इलेक्शन से 6 रोज पहले पीटीआई के उम्मीदवारों को कहा कि आप जो है वो आज़ाद उनको डिक्लेयर कर दिया कि आपका पीटीआई के साथ कोई जो है वो एफिलिएशन नहीं है। एक तो ये। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि जो बल्ले का निशान है किसी को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि इन्होंने अप्लाई क्यों नहीं किया और पीटीआई में गए क्यों नहीं है। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उन्होंने कल ये सवाल किया था, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बताए तो सही कि आपने बल्ले का निशान तो 13 जनवरी को चले ले लिया,
लेकिन आपने बाकी राइट्स जो पीटीआई को थे, पीटीआई बतौर जमात वो डिसफंक्शनल नहीं हुई, वो बैन नहीं हुई, पाबंदी नहीं लगी उस पर, उससे सिर्फ एक बल्ले का निशान लिया गया था, बाकी सारे उसके हुकूक राइट्स उसको मिलने ही थे। तो ये पूछा गया कि आपने किस इख्तियार के तहत बाकी हुकूक पीटीआई के सल्ब किए। अब सवाल ये है कि वो जो सल्ब करना पीटीआई के हुकूक और उनको जो है वो बाकी राइट्स भी ना देना, ऐसे ऑर्डर्स करना, ये वो बुनियादी वजह है 2 फरवरी का वो इलेक्शन कमीशन का फैसला, जिसकी बुनियाद पर यह सारा जो है वो एक माहौल बना है, एक मामलात खराब हुए हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी 78 मखसूस नशिस्तों के लिए लीगल बैटल जो है वो लड़ रही है। वहां पे पीटीआई की जो लीगल टीम थी, उनकी गलती ये थी कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करना था, जो उन्होंने नहीं किया। अगर किया होता तो आज जो है वो हो सकता है सिनेरियो मुख्तलिफ होता। लेकिन उस वक्त के हालात को भी अगर हम देखें, जिस तरह जस्टिस अतर मंडला ने कल कहा था, उस वक्त के सर्कमस्टांसिस को आपने देखना है। 13 जनवरी को हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे, सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी बल्ले के निशान का केस का फैसला आ नहीं रहा था, कंफ्यूजन थी, इलेक्शन कमीशन में टाइम खत्म हो रहा था कि निशानात आपने जमा करवाने हैं। पीटीआई ने जो है वो एक सेकंड ऑप्शन लिया कि नजरियाती के निशानात दे दिए, फिर जो है पता नहीं वापस ले लिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जा नहीं सकते। रात 11:30 बजे जो है वो सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। तो इस सारे फिर जो है वो जिस बंदा जो नजरियाती था वो अचानक उसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी और उन्होंने आके ये भी कहा कि इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान के साथ मेरा, और इस तरह पीटीआई के साथ। तो वो भी एक सिनेरियो है, वो सिचुएशन है कि इलेक्शन से पहले पीटीआई के तमाम वकील जो इलेक्शन लड़ रहे थे, पीटीआई के जो उम्मीदवार थे वो छुप रहे थे कि हमें पुलिस गिरफ्तार ना कर ले। पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं थी, लेवल प्लेइंग फील्ड थी नहीं, पुलिस घूम रही थी, उनके नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं हो रहे थे, उनके लोग जो है वो अगवा हो रहे थे। तो इस सारे सिनेरियो में वो हाई कोर्टों में, तो लाहौर हाई कोर्ट में कोई केस लड़ रहा है, कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लड़ रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये आमिर मुगल इलेक्शन का दिन था, अगले दिन इलेक्शन था, तो आमिर मुगल जो है उनकी एक जमानत जो है वो कैंसिल की। किसने? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, ये अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने जमानत खारिज की। किस तरह कि उनकी बेल बिफोर अरेस्ट थी, वो आए, 3-4 मुकदमात थे, उनकी हाजिरी लगी, उनको कहा कि आप बाद में डेट डालेंगे और आप चले जाए। वो गए, वापस गए, एक केस दोबारा कॉल करवाया और केस कॉल करवा के दोबारा से उनकी जमानत खारिज कर दी। पुलिस उसके पीछे पड़ गई। वो 7 फरवरी को बड़ी मुश्किल से आमिर मसूद जो है वो आमिर मुगल जो पीटीआई के उम्मीदवार है इस्लामाबाद से, वो यहाँ पे आगे हाई कोर्ट में वो मतलब बड़ी मुश्किल से छुप रहे थे कि कहीं पुलिस गिरफ्तार ही ना कर ले, कर इलेक्शन है। तो यहाँ उनको बड़ी मुश्किल से जो है वो जमानत मिली, वो जमानत लेकर गए और उसके बाद उनको हुआ। फिर वो जो बशारत राजा के कोई थे वहां पे पिंडी के कोई, उनके लिए रात इलेक्शन, सुबह इलेक्शन डे है और रात तकरीबन 11:30 बजे हम यहाँ से निकल रहे थे और वो जो पिंडी के बशारत राजा है वो पीटीआई के हैं, तो उनके भी कोई अजीज थे इसी तरह, तो उनका भी इसी तरह मामला था और यहाँ पे अरबाब मोहम्मद ताहिर जो है वो केस सुन रहे थे। तो सिचुएशन नॉर्मल नहीं थी, बेंच को ये देखना चाहिए। और एक जो चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब इलेक्शन कमीशन ने खराबी की है, गलत तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, तो सुप्रीम कोर्ट को अब जो है वो उस गलत तशरीह का मुदावा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास 184(3) में भी इख्तियार है, आज खुद नोटिस ले सकते हैं, 187 में वो कंप्लीट जस्टिस भी कर सकते हैं और वो इस मामले को रिजॉल्व कर सकते हैं। वगरना जिस तरह 13 जनवरी के फैसले को आज भी उसका दिफा किया जा रहा है, फिर ये इस फैसले को दिफा कर रहे होंगे, लेकिन दिफा होगा नहीं, वो तारीख में फिर लिखा जाएगा। और तारीख भी, वो हमारे सीनियर दोस्त हैं हसनात मलिक साहब कहते हैं कि तारीख वकीलों की गलतियों को याद नहीं रखती। जो भुट्टो का केस था वहां पे भी कहा जाता है कि वो जो वकील थे वो उनकी गलतियां थी और उन्होंने केस सही प्लीड नहीं किया। अदालत जो है वो हमेशा से तारीख फैसलों को याद रखती है और वो फैसले जो है वो जाहिर सी बात तारीख में लिखे जाते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस एंगल को भी देखना चाहिए और इलेक्शन कमीशन से जो सवालात हो रहे हैं, बेंच के 13 मेंबर जो सवालात कर रहे हैं, उनको जवाबात मतलब लेने दें।
बड़ा रेलिवेंट है। सबसे रेलिवेंट इस सारे केस में इलेक्शन कमीशन के वकील हैं और इलेक्शन कमीशन है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील से जो सवाल होते हैं, जो बज़ाहिर मुश्किल सवाल होता है उसको पेंडिंग कर देते हैं, जो सवाल जो है वो बिल्कुल अपनी फेवर में होता है उसका वो जवाब देते हैं। फिर जस्टिस अतर मिन अल्लाह के साथ जो रवैया था, जस्टिस आयशा मलिक के साथ जो रवैया था, वो बड़ा खौफनाक था। उसका मंजर जो है वो सब देख रहे हैं। ये मामला तो हम सिविल कोर्ट में नहीं देखते, ये मामला तो हम हाई कोर्ट में नहीं देखते कि जिस तरह का रवैया जो है वो जजेस के साथ वकील का हो। तो इसका मामला ये है कि अब देखते हैं कि क्या ये किस नहज पे जाता है ये मखसूस नशिस्तों का केस और क्या आउटकम होता है इसका। कल दिन 11:30 बजे इस अहम केस की समाअत होने जा रही है। आप हमें इस वीडियो पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।